गुड मॉर्निंग गाइस। रिवाइज करेंगे चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इस चैप्टर में थ्योरी के बहुत कम पॉइंट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के रिवीजन से। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड यूज आता है कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में। ये मेथड कॉन्ट्रैक्टर यूज करता है। कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट से कितना प्रॉफिट हुआ या कितना नुकसान हुआ उसको कैलकुलेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर एक अकाउंट बनाता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बनाने के दो तरीके। पहला तरीका, अगर कॉन्ट्रैक्ट जिस फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हुआ उसी फाइनेंशियल ईयर में अगर एंड हो जाता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट जिस फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट होता है और उसी फाइनेंशियल ईयर में एंड हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है? बहुत इजी है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो जो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में एग्री होती है। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होती है हम उसको क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, और डेबिट साइड में कॉन्ट्रैक्टर के जो भी एक्सपेंडिचर है जो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने इनकर किए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी खर्चे उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने इनकर किए हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर हम लिख देते हैं डेबिट साइड में। जनरली एक्सपेंडिचर क्या क्या आते हैं? मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट सबसे मेन एक्सपेंडिचर है। अगर किसी इक्विपमेंट का, किसी प्लांट का हमने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में यूज किया है तो उसका डेप्रीशिएशन हमें डेबिट साइड में लिखना होता है। इसके अलावा और भी कोई खर्चा जो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में कॉन्ट्रैक्टर ने इनकर किया है वो एक्सपेंडिचर हम डेबिट साइड में लिख देते हैं। मतलब डेबिट साइड में हम वो सारे एक्सपेंडिचर जो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने इनकर किए वो सारे एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में लिख देते हैं। मटेरियल, लेबर, डेप्रीशिएशन और एनी अदर एक्सपेंडिचर। क्रेडिट साइड में हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को लिखते हैं एंड डिफरेंस इज प्रॉफिट और लॉस। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट जिस फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट किया अगर उस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट नहीं होता है, जिस फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट किया उस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट नहीं होता, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है? मैं आपको ईयर वाइज बताता हूं। अगर कॉन्ट्रैक्ट जिस फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट किया उस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट नहीं होता है, तो सबसे फर्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनेगा? जिस साल आपने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट तो आपने स्टार्ट कर दिया मगर ईयर एंड होने तक वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फर्स्ट ईयर कैसे बनेगा? मटेरियल की कॉस्ट, उस साल मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगी, लेबर की कॉस्ट कितनी लगी, डेप्रीशिएशन का एक्सपेंडिचर कितना लगा, और भी कोई एक्सपेंडिचर कितना लगा, वो लिखेंगे। फिर यहां पर लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस। क्रेडिट साइड में वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का मतलब होता है कि जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा कर लिया और कॉन्ट्रैक्टी ने जिसको चेक कर लिया, सर्टिफाई कर दिया, उसको कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। वो वर्क जो कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा कर दिया और कॉन्ट्रैक्टी ने जिसको चेक कर दिया उसको कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब है वो वर्क जो कॉन्ट्रैक्टर ने तो पूरा कर दिया मगर अभी तक कॉन्ट्रैक्टी ने ईयर एंड होने तक चेक नहीं किया, सर्टिफाइड नहीं किया, उसको कहते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड इज सेम एज सेल्स एंड वर्क अनसर्टिफाइड इज सेम एज स्टॉक। वर्क सर्टिफाइड एक तरीके से सेल्स के जैसा होता है और वर्क अनसर्टिफाइड एक तरीके से स्टॉक के जैसा होता है। इसीलिए हम वर्क सर्टिफाइड को वैल्यू पर शो करते हैं और वर्क अनसर्टिफाइड को हम कॉस्ट पर शो करते हैं। वर्क सर्टिफाइड को वैल्यू पर और वर्क अनसर्टिफाइड को कॉस्ट पर। वर्क सर्टिफाइड को वैल्यू पर शो करने का मतलब, फॉर एग्जांपल हमारा जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट था उसका प्राइस है
50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है और हमने ईयर एंड होने तक 40% वर्क सर्टिफाइड कर दिया, मतलब 40% वर्क कंप्लीट होके चेक भी हो गया। तो ये जो वर्क सर्टिफाइड है इसका वैल्यूएशन कैसे होगा? 50 लाख का 40% 20 लाख, मतलब उसका वैल्यूएशन सीधा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर होता है। मगर मान लो दे रखा है कि 5% काम हमने और कंप्लीट तो कर दिया, मतलब 20% प्लस 5% हमने काम और तो कर दिया, मगर वो अभी तक ईयर एंड होने तक कॉन्ट्रैक्ट ने चेक नहीं किया, तो वो हो गया वर्क अनसर्टिफाइड। ये 5% का जो वैल्यूएशन होगा वो 50 लाख पे नहीं होगा, इसका वैल्यूएशन होगा कॉस्ट पे, कि इस 5% को पूरा करने में हमारी कॉस्ट क्या लगी। तो वर्क सर्टिफाइड हमें लिखना है, वर्क अनसर्टिफाइड लिखना है, और फिर हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट या लॉस। तो टू P&L की जगह यहां पर हम लिख सकते हैं टू नोशनल प्रॉफिट। क्या लिख सकते हैं? टू नोशनल प्रॉफिट। जनरली हम जो वर्ड काम लेते हैं वो होता है टू नोशनल प्रॉफिट। हाँ, अगर लॉस आता है तो बाई लॉस, अगर लॉस आता है तो फिर बाई नोशनल लॉस नहीं, क्या आ जाएगा? बाई लॉस। फर्स्ट ईयर में तो ऐसा बनेगा। अगर हमें सेकेंड ईयर का बनाना हो, या मान लो कॉन्ट्रैक्ट 5 साल चला, तो फर्स्ट ईयर में कैसे बनता है वो मैंने आपको बताया। फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर ये अकाउंट कैसे बनेगा, मतलब मिडल ईयर्स में कैसे बनेगा, और उसके बाद में सबसे लास्ट ईयर में कैसे बनेगा, वो सारे फॉर्मेट मैंने यहाँ पर दे रखे। मिडल ईयर्स में कैसे बनेगा, मान लो 5 साल कॉन्ट्रैक्ट चला तो फर्स्ट ईयर का समझ लिया, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कैसे बनेगा वो समझना। हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। पिछले साल का जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो यहाँ का हो जाएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब पिछले साल का जो वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड है उसको हम यहाँ पर सबसे पहले डेबिट में लिखेंगे, सर्टिफाइड प्लस अनसर्टिफाइड। फिर उस ईयर का मटेरियल कॉस्ट, उस ईयर की लेबर कॉस्ट, उस ईयर का डेप्रीसिएशन और भी जो एक्सपेंडिचर है उस साल के वो हम वहाँ पर लिखेंगे। फिर लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो वर्क सर्टिफाइड है इसकी आती है क्यूमुलेटिव वैल्यू। व्हाट इज क्यूमुलेटिव वैल्यू? फॉर एग्जांपल हमारा कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख का था, लास्ट ईयर 40% तो सर्टिफाइड हो गया, सेकेंड ईयर के एंड में 15% और सर्टिफाइड हो गया, तो लास्ट ईयर 40% सर्टिफाइड हुआ था, इस ईयर में 15% और सर्टिफाइड हो गया, तो टोटल सर्टिफाइड कितना हो गया इस ईयर के एंड तक? 55%। तो यहां पर जो वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू आएगी वो क्यूमुलेटिव वैल्यू आएगी, 50 लाख रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और इस ईयर के एंड होने तक टोटल सर्टिफाइड कितना हो गया? 55, 40 लास्ट ईयर, 15 करंट ईयर, तो टोटल 55। तो इसका जो यहाँ अमाउंट आएगा वो 50 लाख का 55% आएगा, मतलब जो लास्ट ईयर सर्टिफाइड हुआ प्लस जो ड्यूरिंग द ईयर सर्टिफाइड हुआ दोनों मिलकर यहाँ पर क्यूमुलेटिव वैल्यू आएगी। बट ऐसा अनसर्टिफाइड में नहीं होता, अनसर्टिफाइड हमेशा के लिए अनसर्टिफाइड नहीं रहता। जो फर्स्ट ईयर अनसर्टिफाइड था वो नेक्स्ट ईयर तो सर्टिफाइड हो जाता है, तो अनसर्टिफाइड हमेशा के लिए अनसर्टिफाइड नहीं रहता, इसीलिए अनसर्टिफाइड की क्यूमुलेटिव वैल्यू नहीं आती। उसकी वैल्यू जो उस ईयर के एंड होने पर है केवल उसी को लिखते हैं, उसको क्यूमुलेटिव करके नहीं लिखते। तो हमें वर्क सर्टिफाइड लिखना है, अनसर्टिफाइड लिखना है, और फिर नोशनल प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करनी है। लास्ट ईयर टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, पिछले साल से जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू आएगी, फिर ड्यूरिंग द ईयर जो मटेरियल लगा, ड्यूरिंग द ईयर जो लेबर, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रीसिएशन और अदर एक्सपेंसेस। लास्ट ईयर का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट इस साल कंप्लीट हो गया, तो हमें यहाँ पर लिखना है बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, और उसमें क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और फाइनली हम क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट या लॉस। जनरली हमें जो क्वेश्चन आता है वो 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना आता है। तो 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अगर बनाना आता है तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये फर्स्ट ईयर का है या मिडल ईयर का है या लास्ट ईयर का है। समझ गया? अगर फर्स्ट ईयर का है तो इस तरह से बनेगा, जनरली फर्स्ट ईयर का ही आता है, जनरली फर्स्ट ईयर का आता है, बट हो सकता है मिडल ईयर का है। मतलब जैसे आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखे सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड के, इसका मतलब ये मिडल ईयर का है, तो आपको इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। समझ गए? और
हो सकता है दे रखा हो कि इस साल कॉन्ट्रैक्ट जाके खत्म हो गया, लास्ट ईयर का भी बनाना आ सकता है, और हो सकता है बहुत सारे ईयर का बनाना है, फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हुआ, थर्ड ईयर में कंप्लीट हुआ, तो फर्स्ट ईयर का भी बनाओ, सेकेंड ईयर का भी बनाओ, थर्ड ईयर का भी बनाओ, ऐसा भी बनाना आ सकता है। ठीक। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है? इट इज वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड बाय एक्सपर्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इन है जिसको चेक कर लिया। इट इज वैल्यूड ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इट्स वैल्यूएशन इज एज फॉलोज। इसका वैल्यूएशन कैसे होता है? क्योंकि जो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखते हैं वो तो वैल्यू लिखते हैं, मतलब अमाउंट लिखते हैं, तो इसकी अमाउंट की कैलकुलेशन या तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी है वर्क सर्टिफाइड ₹20 लाख तो बात ही खत्म हो गई। बट अगर क्वेश्चन में वैल्यू डायरेक्टली नहीं दे रखी है, परसेंटेज दे रखे हैं वर्क सर्टिफाइड के, तो परसेंटेज किससे मल्टीप्लाई होंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मल्टीप्लाई होंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, इट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ वर्क विच हैज बीन कैरिड आउट बाय द कॉन्ट्रैक्टर बट हैज नॉट बीन सर्टिफाइड बाय द एक्सपर्ट। उस ईयर के एंड होने तक अभी तक जिसको कॉन्ट्रैक्टर ने सर्टिफाइड नहीं किया उसको कहते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। इट इज वैल्यूड ऑन कॉस्ट, इसका वैल्यूएशन कॉस्ट पे होता है। कैसे? या तो दे रखा होता है क्वेश्चन में, ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो आपको उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। कैसे वैल्यूएशन करना पड़ेगा मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो फर्स्ट ईयर ही है, मान लो हमने टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 50 लाख है, मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 50 लाख, राइट, और दे रखा है कि हमने टोटल 60% वर्क कंप्लीट कर लिया, वर्क कंप्लीटेड, फर्स्ट ईयर के एंड तक हमने 60% वर्क कंप्लीट कर लिया और उसमें से 40% वर्क सर्टिफाइड हो गया। तो 60% वर्क कंप्लीट किया, 40% सर्टिफाइड हुआ, इसका मतलब 20% इज अनसर्टिफाइड। तो वर्क अनसर्टिफाइड इक्वल्स टू 20%, मतलब परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, राइट। अब इसका ये जो सर्टिफाइड है 40%, इसका वैल्यूएशन तो बहुत आसान है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? 50 लाख, 50 लाख का 40%, वर्क सर्टिफाइड इज 20 लाख, खत्म। अनसर्टिफाइड ऐसे वैल्यूएशन नहीं होता कि आप 50 लाख को 20% से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, क्योंकि इसका वैल्यूएशन कॉस्ट पे होता है। तो आप कैसे करेंगे? अब आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो आपने बनाया है उसमें जो भी आपने एक्सपेंडिचर लिखे उन सब की टोटल कर दो। मान लो एक्सपेंडिचर की टोटल होती है, टोटल एक्सपेंसेस इक्वल्स टू ₹15 लाख, टोटल खर्चे 15 लाख रुपए के होते हैं। ये 15 लाख के जो एक्सपेंडिचर आपने टोटल कैलकुलेट किए वो 60% वर्क कंप्लीट करने की कॉस्ट है, मतलब 60% वर्क कंप्लीट करने की कॉस्ट 15 लाख लगी है, तो 20% वर्क की कॉस्ट क्या होगी? कैसे करोगे? 15 लाख डिवाइडेड बाय 60% वर्क कंप्लीट हुआ टोटल, उसमें से अनसर्टिफाइड कितना है? 20%, तो 60 का डिवाइड करना है, 20 का मल्टीप्लाई करना है, वर्क अनसर्टिफाइड की आपको कॉस्ट मिल जाएगी 5 लाख रुपीज। ये यहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ भी है। कॉस्ट टिल डेट, ये कैसे पता करोगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर की टोटल कर दो, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। और परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड कैसे निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड प्लस परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। 40% वर्क सर्टिफाइड हुआ, 20% वर्क अनसर्टिफाइड है, दोनों मिलकर वर्क कंप्लीटेड 60%, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी वर्क अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन कर सकते हो। मटेरियल कॉस्ट, ये हमने लिखा है मटेरियल कॉस्ट। ये मटेरियल कॉस्ट कैसे आती है समझना। मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? मटेरियल कंज्यूम्ड इज टेकन इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हम केवल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या लिखते हैं? मटेरियल हमने जितना कंज्यूम किया है। मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? परचेज जितना, ओपनिंग पहले से कितना था, प्लस कितना खरीदा, प्लस कितना स्टोर से आया। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें मटेरियल दो जगह से आ सकता है, एक तो स्टोर से आ सकता है और एक सीधा सप्लायर से खरीद सकते हैं। सप्लायर से खरीद सकते हैं, तो दो जगह से मटेरियल आ सकता है, स्टोर से आ सकता है या सप्लायर से आ सकता है। तो हमारे पास ओपनिंग अगर स्टॉक है
उसमें ऐड करो कितना खरीदा, प्लस ऐड करो कितना स्टोर से आया, उसमें से माइनस करो हमने कितना रिटर्न कर दिया, कितना लॉस्ट हो गया। मटेरियल लॉस्ट हो सकता है बाय फायर, बाय थेफ्ट, जो भी है, माइनस कर दो। माइनस उसमें से कितना का बेच दिया। मगर अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो बेचा है उसकी क्या कॉस्ट थी वो माइनस होगी। ऐसा नहीं कि जो बेचा वो कितने रुपए में बेचा वो माइनस नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है कि 10,000 रुपए की कॉस्ट का मटेरियल हमने 12,000 में बेच दिया, तो जो बेचा वो 10,000 की कॉस्ट का था, 12,000 में तो बेचा है, बेचने से 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। वो प्रॉफिट वगैरह सब P&L में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते। तो इसका मतलब है हमें जो माइनस करना है वो 10,000 माइनस करना है। जो मटेरियल हमने बेच दिया उसकी कॉस्ट हमें माइनस करनी है। बट अगर कॉस्ट अलग से नहीं दे रखी है, हमें केवल इतना दिया हुआ है मटेरियल सोल्ड फॉर ₹15,000। अब ये नहीं दिया हुआ है कि ये कितनी कॉस्ट का था, बस ये दे रखा है 15,000 रुपीज का मटेरियल बेच दिया। अगर ऐसा दे रखा हो तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो मटेरियल हमने 15,000 का बेचा है उसकी कॉस्ट भी 15,000 ही थी। तो हमें यहाँ से माइनस करना है सोल्ड, जो मटेरियल सोल्ड किया उसकी कॉस्ट, और माइनस अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस इश्यूड फ्रॉम स्टोर माइनस जो रिटर्न कर दिया, चाहे वो सप्लायर को रिटर्न किया चाहे वो स्टोर को रिटर्न किया, माइनस कर दो, माइनस लॉस्ट माइनस सोल्ड, मगर जो सोल्ड किया उसकी कॉस्ट माइनस करनी है, और माइनस जो मटेरियल एट साइट है क्लोजिंग में। तो हमें क्या मिलेगा, मटेरियल कॉस्ट। और मटेरियल कॉस्ट जो कंज्यूम है वो हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखनी है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, मटेरियल लॉस्ट आर नॉट कंसिडर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं P&L अकाउंट में। डेप्रीसिएशन, इट इज कैलकुलेटेड फॉर द टाइम पीरियड फॉर विच एसेट्स वाज यूज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। हम जो डेप्रीसिएशन लिखते हैं वो डेप्रीसिएशन जो एसेट हमने कॉन्ट्रैक्ट पर यूज लिए, कितने टाइम के लिए यूज लिए, केवल उतने टाइम का डेप्रीसिएशन हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे लिखना है। हमने एक प्लांट कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करना शुरू किया 1 जनवरी से, और हमने उस प्लांट को 30 जून तक यूज किया, 6 महीने यूज किया। उसके बाद में वो प्लांट हमने वापस रिटर्न कर दिया, तो 6 महीने काम लिया, 6 महीने का डेप्रीसिएशन आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे लिख दो। एक प्लांट हमने 1 जनवरी से यूज करना स्टार्ट किया और हमने 30 सितंबर तक यूज किया, उसके बाद 30 सितंबर को वो प्लांट लॉस बाय फायर हो गया। हमें लॉस बाय फायर से कोई मतलब नहीं, हमने उस प्लांट को यूज किया 1 जनवरी से 30 सितंबर तक, 9 मंथ का डेप्रीसिएशन आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे लिख दो। एक प्लांट हमने 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करना स्टार्ट किया और 31 जुलाई तक हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट पर यूज किया, उसके बाद में वो प्लांट लॉस बाय फायर हो गया। हमें लॉस बाय फायर से मतलब नहीं, हमें मतलब है 1 जनवरी से 31 जुलाई, मतलब 7 मंथ के लिए हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट पे यूज किया। 7 मंथ का डेप्रीसिएशन आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दो। एक प्लांट 1 लाख रुपए का था, 1 जनवरी से हमने 31 अक्टूबर मतलब 10 महीने तक उसको यूज किया, उसके बाद में उस प्लांट को 1,15,000 रुपए में बेच दिया। मतलब बेचने से दिखती बात है प्रॉफिट हुआ, मगर हमें प्रॉफिट या लॉस से मतलब नहीं, हमें तो मतलब क्या है, वो प्लांट 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक हमने कॉन्ट्रैक्ट पर यूज किया, तो 10 महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज कर दो। बेचने से प्रॉफिट है लॉस है, हमें वो प्रॉफिट लॉस किसी भी को भी हमें कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं लिखना है। वो सब कहाँ जाते हैं, P&L अकाउंट में जाते हैं, राइट। It is if depreciation rate is given cost multiply by if depreciation rate it is calculated same as material consumed। बहुत बार डेप्रीसिएशन की रेट नहीं दे रखी होती है, तो डेप्रीसिएशन की रेट नहीं दे रखी होती है तो जैसे मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग में कितने रुपए का प्लांट था, प्लस और कितने का खरीदा, प्लस कितना स्टोर से आया, माइनस कितने का बेच दिया, माइनस कितने का लॉस्ट हो गया, माइनस कितने का रिटर्न कर दिया, माइनस कितनी क्लोजिंग वैल्यू का पड़ा है, डिफरेंस इज डेप्रीसिएशन। मतलब जैसे मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं सेम उसी तरीके से हम डेप्रीसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं दे रखा है तो। वेजेज एंड अदर एक्सपेंसेस कैसे निकालते हैं, जैसे P&L अकाउंट में निकालते हैं एक्रूअल बेसिस पे, जितना पेड किया उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस कर दो, क्लोजिंग प्रीपेड को लेस कर दो, ओपनिंग प्रीपेड को ऐड कर दो, रिजल्ट इज एक्सपेंडिचर की कॉस्ट पेड। जितना पेड किया उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस, क्लोजिंग प्रीपेड लेस ओपनिंग प्रीपेड, जो अकाउंटिंग के रूल है
सेम वही रूल, वेजेज और अदर एक्सपेंडिचर है उसके लिए काम में हम लेंगे। नोशनल प्रॉफिट, इट इज प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द पीरियड, प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। नोशनल प्रॉफिट जो भी होता है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। एक और कैलकुलेशन हमें करनी पड़ सकती है और वो है एस्टिमेटेड प्रॉफिट की। एस्टिमेटेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमें तब करनी होती है जब कॉन्ट्रैक्ट में और कितने एक्सपेंडिचर लग सकते हैं उसकी डिटेल क्वेश्चन में हमें दे रखी है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट ईयर खत्म हुआ और हमें कहते हैं कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने बाद में कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट हो चुका है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में 4-5 महीने और लगेंगे और 4-5 महीने में ये खर्चे लगेंगे। अगर हमें वो डिटेल दे रखी है तो हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो बना नहीं है, नोशनल प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना ही है, फिर हमें उस क्वेश्चन में एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या? जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है उसमें से माइनस करना है जो खर्चे अभी तक लग चुके हैं। ये कॉस्ट टिल डेट, कॉस्ट टिल डेट कहाँ से आएगी? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपने बनाया, उसके डेबिट साइड में आपने जो भी एक्सपेंडिचर लिखे उनकी टोटल कर दो, उसको हम कहते हैं कॉस्ट टिल डेट। और जो एक्सपेंडिचर लगने हैं इसकी आपको डिटेल बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन में डिटेल दे रखी होगी कि और कौन कौन से खर्चे कितने लगेंगे, उसकी एक डिटेल बना दो, फर्दर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस कितने लगेंगे और वो फर्दर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस जो टोटल है वो माइनस कर दो, और माइनस प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी। हमने एस्टिमेट किए हैं फर्दर एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस को, तो हम बहुत बार प्रोविजन भी बनाते हैं। अगर प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी बनाए तो जितना प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी बनाया वो भी माइनस कर दो। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से कॉस्ट टिल डेट माइनस करना है, फर्दर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस को माइनस करना है, प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी को माइनस करना है। पेमेंट रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ने जितना भी पेमेंट किया है उसको हम कहते हैं पेमेंट रिसीव्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आता। फाइन्स एंड पेनल्टी, अगर कोई फाइन लगा है, कोई पेनल्टी लगी है किसी और टाइप की, जैसे हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी वालों ने आके कोई पेनल्टी चार्ज कर दी हमारे ऊपर, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट नहीं होते, वो P&L अकाउंट में डेबिट होते हैं। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्टर ये हो सकता है कि कुछ काम आगे और सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी और को दे दे। जैसे मान लो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें लाइट फिटिंग का काम है, किसी और को दे दिया, किसी और कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, इसको कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट अगर सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया तो उसको जितने बार वो काम दिया है उसको कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। लाइट फिटिंग का काम किसी और को दिया टोटल 2 लाख रुपए में, तो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या हो गई? 2 लाख रुपए। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमारे लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक्सपेंडिचर है, तो कॉन्ट्रैक्टर उसको डेबिट साइड में लिखेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के। इट इज कॉस्ट पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर टू सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर एनी वर्क डन बाय सब कॉन्ट्रैक्टर, इट इज डेबिटेड इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। एक्स्ट्रा वर्क, बहुत बार ऐसा होता है कि जो मेन कॉन्ट्रैक्ट था उसमें बताया जाता है कि ये काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट ही बताता है कि मुझे ये काम कराना है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि काम चलते चलते वो कुछ और एक्स्ट्रा काम भी बता देता है कि जो पहले मेन एग्रीमेंट में शामिल नहीं था। अगर एक्स्ट्रा वर्क होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? अगर एक्स्ट्रा वर्क सब्सटेंशियल है, अगर एक्स्ट्रा वर्क जो बताया वो बहुत ज़्यादा अमाउंट का है, बहुत ज़्यादा वैल्यू का है, तो उसका सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दो, उसका सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दो। और अगर एक्स्ट्रा वर्क बहुत छोटा है तो एक्स्ट्रा वर्क से जो मिलेंगे वो उसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दो, और एक्स्ट्रा वर्क पर जितना भी खर्चा हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में, मतलब उसकी रिसिप्ट और उसके एक्सपेंडिचर को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ही आप डेबिट और क्रेडिट कर दो, राइट। इफ नॉट सब्सटेंशियल ऐड प्राइस ऑफ एक्स्ट्रा वर्क इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एक्स्ट्रा वर्क जितने रुपए का है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ऐड कर दो, और एक्स्ट्रा वर्क की जो कॉस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दो। अगर एक्स्ट्रा वर्क बहुत छोटा है तो, एक्स्ट्रा वर्क बड़ा है तो उसका अलग से ही एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दो। रिटेंशन मनी, कॉन्ट्रैक्टर जितना काम करता है, जितना काम को कॉन्ट्रैक्टर ने चेक कर लिया उसको कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। मान लेते हैं 20 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड हो गया, मगर जनरली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा अमाउंट नहीं देता है। वो कहता है अच्छा आपने 20 लाख का वर्क सर्टिफाइड कर दिया, मैं आपको 17 लाख रुपए दे रहा हूँ। 3 लाख रुपए उसने रोके हुए अभी तक, देने तो है ही, मगर उसने कुछ पैसे रोक लिए। तो जो पैसे रोक लिए मतलब वर्क सर्टिफाइड और कैश रिसीव्ड का जो डिफरेंस है हम उसको कहते हैं रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी टू हैव ए कॉशन अगेंस्ट एनी डिफेक्ट और अनडिजायरेबल वर्क द कॉन्ट्रैक्टी uphold some money payable to contractor. It is known as retention money. It is calculated as follows: value of work certified
माइनस पेमेंट रिसीव्ड। एस्केलेशन क्लॉज, ये लास्ट पॉइंट है प्रैक्टिकल का। एस्केलेशन क्लॉज, जब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट बनाते हैं तो एक क्लॉज बहुत बार एग्रीमेंट में जोड़ दी जाती है जिसको कहते हैं एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज में ये होता है कि अगर जिस दिन हम एग्रीमेंट कर रहे हैं उस दिन मटेरियल की जो प्राइस है, लेबर की जो रेट है, अगर फ्यूचर में मटेरियल की प्राइस बढ़ जाती है, लेबर की रेट बढ़ जाती है, तो एस्केलेशन क्लॉज हम एग्रीमेंट में डाल देते हैं। मतलब अगर रेट बढ़ गई तो जो रेट बढ़ने से एक्स्ट्रा कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर को बियर करनी पड़ रही है, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर को देगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन एग्रीमेंट किया उस दिन सीमेंट की रेट 500 रुपीज थी पर बैग 500 रुपीज जिस दिन एग्रीमेंट किया। बट जब सीमेंट खरीदी गई तो रेट हो गई 700 रुपीज पर बैग। तो पर बैग 200 रुपये ज़्यादा कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर को बियर करनी पड़ रही है। मान लो टोटल 500 बैग खरीदे गए तो 500 इंटू 200, 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा लग गया कॉन्ट्रैक्टर का। तो ये जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा लग गया कॉन्ट्रैक्टर का, ये कौन देगा? कॉन्ट्रैक्ट ही देगा। किसको देगा? कॉन्ट्रैक्टर को देगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अलावा अगर रेट बढ़ने की वजह से कुछ नुकसान हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्टर को देगा, जिसको हम एस्केलेशन क्लेम कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्केलेशन क्लेम। एस्केलेशन, और ये जो एग्रीमेंट में जो क्लॉज होती है जो इस चीज के लिए होती है उसको कहते हैं एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज जनरली मटेरियल के लिए, लेबर के लिए जनरली एग्रीमेंट में डाली जाती है। हाँ, जरूरी नहीं कि जो भी रेट बढ़ी वो पूरा नुकसान कॉन्ट्रैक्ट ही बेयर करेगा, उसमें शेयरिंग भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर रेट बढ़ गई तो आधा नुकसान कॉन्ट्रैक्टर बियर करेगा और आधा जो नुकसान होगा वो कॉन्ट्रैक्ट ही देगा। ऐसा भी हो सकता है, मतलब शेयरिंग का सिस्टम भी हो सकता है। If during the period of execution of a contract the price of material or labor etc. rise beyond a certain limit, the contract price will be increased by an agreed amount. Inclusion of such a clause in a contract deed is called escalation clause. Escalation claim कैसे निकलता है? मटेरियल के लिए। हाँ, ये जो क्लेम है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर निकलते हैं। प्राइस का डिफरेंस, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी। लेबर में एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स। बट अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आवर्स नहीं दे रखे तो फिर एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल आवर्स को हम यूज करेंगे। क्लेम अमाउंट इज क्रेडिटेड, और जितना क्लेम बना वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। नेट क्लेम, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो मटेरियल भी 4 तरह के, 3 में रेट बढ़ गई और 1 में रेट कम हो गई। तो 3 में रेट बढ़ी तो क्लेम का अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, और 1 में रेट कम हो गई तो उससे क्लेम माइनस हो जाएगा। मतलब हम नेट क्लेम निकालेंगे, बड़ी माइनस जो घटी। सम रेट में इंक्रीज, सम रेट में डिक्रीज। कैलकुलेट क्लेम ऑन रेट इंक्रीज एंड डिडक्ट क्लेम ऑन रेट डिक्रीज। Claim for material and labor. Claim may be only on material or only on labor or on both material and labor. It is based on clause which is given in. क्लॉज में क्या दे रखा है? क्या क्लॉज मटेरियल के लिए है तो केवल मटेरियल पर ही क्लेम कैलकुलेट होगा। क्या क्लेम केवल लेबर के लिए है तो लेबर पे ही क्लेम कैलकुलेट होगा। हो सकता है मटेरियल और लेबर दोनों के लिए क्लेम क्लॉज एप्लीकेबल हो तो क्लेम दोनों पर कैलकुलेट होगा। सारा डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट में क्या दे रखा है। Calculation as per clause. Sometimes in clause it is given that full rate difference is not given as claim. Sharing हो सकती है। Only a certain percentage of rate difference is given as claim. Then claim is to be calculated as per clause. हमें clause के हिसाब से उस claim को calculate करना पड़ेगा। Standard quantity अगर नहीं दे रखी है तो claim actual quantity और actual hours पर ही calculate होगा। Right? तो ये हो गया कॉस्टिंग का चैप्टर और कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर। और अब हम इस चैप्टर की देख लेते हैं थियरी। बहुत कम थियरी है, बस इतनी सी थियरी है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मीनिंग इट इज ए फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वेयर जॉब अंडरटेकन इज रिलेटिवली लार्ज एंड नॉर्मली टेक पीरियड्स लॉन्गर देन ए ईयर टू कंप्लीट। जनरली 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड लगता है। इट इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग adopted by the contractor engaged in any type of construction contract. Feature: major work carried out at the site of the contract. Contract ज्यादातर सारे काम
साइट पर ही होते हैं मोस्टली। बल्क ऑफ द एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट, सीधे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होते हैं ज्यादातर एक्सपेंडिचर। सेपरेट अकाउंट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, अगर मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर के 4 कंस्ट्रक्शन के साइट चल रही है तो हर कंस्ट्रक्शन साइट का अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा। कॉस्ट यूनिट इज द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट खुद ही कॉस्ट यूनिट होता है। और फ्यू कॉन्ट्रैक्ट आर अंडरटेकन बाय कॉन्ट्रैक्टर एट ए टाइम, ऐसा हो सकता है, जनरली नहीं कि हमेशा ही बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होते हैं। जनरली ऐसा होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बहुत सारे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट के काम चल रहे होते हैं। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि जितना खर्चा लगेगा प्लस उसमें प्रॉफिट ऐड कर देना। हम प्रॉफिट के परसेंटेज फिक्स कर लेते हैं, मान ले प्रॉफिट के परसेंट हमने फिक्स कर लिए 20%, तो जितना खर्चा लगेगा एक्चुअल प्लस उसमें 20% ऐड करके वो आप मुझे दे देना, मतलब कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्टर पूरी तरह से फिक्स हो जाता है कि मुझे प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि मैंने कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट लिया, राइट। In such a contract, contract price is not fixed in advance. Contract price is the sum of total cost and fixed percentage of profit charged by the contractor. Final contract price can be known only after completion of the contract. Generally, such type of contract are entered when cost estimation with reasonable accuracy is not possible. एकदम रीजनेबल एक्यूरेसी से हम पता नहीं कर सकते क्या कॉस्ट लगेगी, तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है ऐसा करते हैं जितनी भी कॉस्ट लगेगी एक्चुअल बिल से देख लेंगे कितनी कॉस्ट लगी, प्लस उसमें आप प्रॉफिट ऐड करके मुझे उतना अमाउंट पे कर देना। एडवांटेज, नो रिस्क टू कॉन्ट्रैक्टर ऑफ कॉस्ट एस्केलेशन, खर्चे की रेट बढ़ गई मगर कॉन्ट्रैक्टर को कोई रिस्क नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर इज एश्योर्ड ऑफ ए फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इट इज यूजफुल व्हेन वर्क इज टू बी डन इज नॉट फिक्स। वर्क भी प्रॉपर तरीके से नहीं पता कि कितना काम करना है, हो सकता है काम करते करते इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, कम ज्यादा हो जाए। कॉन्ट्रैक्टी कैन एग्जामिन बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर टू एसर्टेन वेरिसिटी ऑफ कॉस्ट। अगर कॉस्ट पहले से अगर कुछ सोची हुई थी, अगर वो कॉस्ट में डिफरेंस आता है तो उसकी बुक्स चेक कर सकता है कि कॉस्ट में डिफरेंस किस वजह से आया। ये जो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है इस चैप्टर में थियोरी के हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की मीनिंग है, फीचर्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और ये वो जो हमने पढ़ा एस्केलेशन क्लॉज, वो भी थियोरी के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। एक तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा एस्केलेशन क्लॉज, ये भी थियोरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो ये हमारा चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।